अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया से खौफनाक खबर। न्यू दिल्ली लाल किले के बाहर जो मेट्रो स्टेशन है वहां पे 3 धमाके हुए हैं और उसकी भी तफसीला देंगे। लेकिन पहले जो कि आज बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट है गवर्नमेंट की, सेनेट में 27वीं तरमीम मंजूर हो गई, पास हो गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सेनेटर फैसल वाडा साहब जब दाखिल हो रहे थे पार्लियामेंट में तो उनसे जब रिपोर्टर्स ने गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा भाई 27वीं तरमीम तो पास हो चुकी हुई है, ये हम जमहूरी रवायात की यानी कि कार्रवाई पूरी करने के लिए आए हैं। 96 के हाउस में से 64 वोट पड़े हैं जी 27वीं तरमीम को। उसमें 2 सेनेटर्स की बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सेनेटर वाडा साहब ने कहा कि जी 27वीं तरमीम तो हो गई, पास हो गई, ये तो हम जो है जमहूरी रवायात वोट डालने के लिए आए हैं। लेकिन आप बात करें 28वीं तरमीम की, तो आज फैसल वाडा साहब ने कह दिया कि जनाब ये तो हो गई, अब आप बात करें 28वीं तरमीम की। अगले हफ्ते से ही 28वीं तरमीम के हवाले से गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। अब 28वीं तरमीम में कौन सी चीजें आ सकती हैं? वही हो सकती हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराजात किए कि एनएफसी का जो तरीकाकार है उसमें जो सूबों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो वापस लिया जाना था। 27वीं तरमीम में वो पोस्टपोन किया गया। दूसरा, 18वीं तरमीम के तहत जो कुछ महकमे सूबों को गए थे उसमें से 2 महकमे तो वाज़े तौर पर कहा था कि वो वापस वफाक में देने हैं, और जिसमें से एक एजुकेशन और दूसरा जो था वो पॉपुलेशन प्लानिंग था। तो वो उन पर पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन वो अभी नहीं हुए। और दूसरा, आपको मालूम है कि जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी इस्तिस्ना की बात की जा रही थी कि कोई किसी किस्म का केस नहीं चलेगा फील्ड मार्शल पर, आर्मी चीफ पर और तीनों सर्विसेज चीफ पर, यानी कि नेवी, एयर और आर्मी के चीफ्स पर। और तो वो उस लिहाज से फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तरमीम दी थी कि जी फिर सदर को भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी होनी चाहिए, और फिर पीएमएलएन ने की थी वजीर आजम को भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी हासिल होनी चाहिए। तो वजीर आजम ने तो फिर इस चीज को जो है वापस लेने को कह दिया था कि जी हम नहीं मांग रहे, प्राइम मिनिस्टर को लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं चाहिए। वजीर आजम जमहूरियत में अवाम के सामने और कानून के सामने जाने को तैयार होना चाहिए और वो किसी भी वक्त जाकर अपने एहतसाब के लिए पेश हो सकता है। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर वाली तो वापस हो गई थी। तो अब ये जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी, बाकी भी काफी सारी हैं, मतलब प्रोविंशियल कैबिनेट है, फेडरल की कैबिनेट की एक्सपेंशन के जी कितने ऐसे पीएम्स, और उसमें जो वो तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2 बड़ी जो अमेंडमेंट्स थी 27वीं तरमीम में जो थी, एक तो ये था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो उसके कयाम के हवाले से था मामला, वो आ गया। फिर जो दूसरा है कि जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, आर्मी चीफ जो होंगे वो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, फील्ड मार्शल होंगे, और फिर मार्शल एयरफोर्स भी बना दिया गया है, और एडमिरल फ्लीट, यानी कि ये जो 3 ओहदे हैं ये अब मार्शल, फील्ड मार्शल के मुकाबले के होंगे। और फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ जो है वो होगा आर्मी चीफ के बजाय। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी। अब ये जो कोर्ट बनाया गया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी अदालत बाकायदा तौर पर, क्योंकि अभी तक तो आईनी बेंच बनाया गया था 26वीं आईनी तरमीम के तहत, तो अब 27वीं आईनी तरमीम के तहत बाकायदा तौर पर जो है एक आईनी कोर्ट तश्कील दे दिया गया है जिसका एक अपना चीफ जस्टिस भी होगा, उसमें बाकायदा और जजेस भी होंगे। उस हवाले से आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब आपको इस मामले को देखना चाहिए, आपको एग्जीक्यूटिव से ये मामला उठाना चाहिए, क्योंकि अगर आज़ादी नहीं रहेगी और फैसले करने की ताकत नहीं रहेगी तो फिर आपका क्या बनेगा। और उन्होंने कहा कि जो आज इन तरामीम के खिलाफ खड़ा होगा वो तारीख में जिंदा रहेगा। तो उन्होंने बड़ी सख्त बातें कर दी और उन्होंने कहा कि ये मामला उठाना चाहिए। वकला हजरात ने फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए, फुल कोर्ट बेंच के लिए खत लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वकला की तंजीमों ने कि जी इस मामले को डिस्कस करना चाहिए। लेकिन 27वीं तरमीम हो चुकी हुई है, तो ये तो एक दिलचस्प बात है ही है, और कहा भी यही जा रहा था कि हो जाएगी। अब ये आज हो गई है और कल यानी कि बरोज मंगल
ये नेशनल असेंबली में चली जाएगी और कहा जा रहा है कि बिल्कुल वहां से भी बड़ी कंफर्टेबली पास हो जाएगा। नंबर भी गोल्डन नंबर भी है, 2/3 मेजॉरिटी भी है, तो हुकूमत को इस हवाले से अब कोई परेशानी नहीं है। जो आपको याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमती अरकान कभी एक दरवाजा कभी दूसरा दरवाजा खटखटा रहे थे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जो जाके मौलाना फजल रहमान साहब के दरवाजे खटखटा रहे थे और 26वीं आईनी तरमीम की जो रात है वो 2-2 ढाई बजे तक मुलाकातें होती रही, हालांकि मुसवदा उस दिन भी किसी के पास नहीं था। तो अभी जो है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि फैसल वाडा साहब ने कहा कि ये तो हो गई, बस ये तो खत्म हो गया, ये चैप्टर क्लोज। अभी वोटिंग होनी थी सेनेट में, उस पर उन्होंने बोल दिया सेनेटर फैसल वाडा साहब ने, और उन्होंने 28वीं तरमीम की बात कर दी। तो वो मैं आपको बता चुका हूं। तो अब नजरें जो हैं वो बेसिकली 28वीं तरमीम पे हैं और अब देखना यह है कि जो सबसे बड़ी जमात जो वफाक में पीएमएलएन को सहारा दिए हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो उस पर क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि अभी तो उन्होंने कह दिया कि जी हम जो एनएफसी के हवाले से सूबाई तहफ़्फ़ुज़ात की जो शिक वापस लेने के पर था उन्होंने को वो मुस्तरद करते हैं। जो 18वीं तरमीम के तहत 2 इदारे वापस वफाक को देने, उन्होंने कहा कि हमें इस पर एतराज़ात हैं। तो एक मुस्तरद किया था पीपल्स पार्टी ने और बाकी दूसरी पर उन्होंने सिर्फ एतराज़ात का इजहार किया था। अब वो अगर 28वीं तरमीम में आएंगे तो देखेंगे कि उस पर क्या बनता है। तो ये एक डेवलपमेंट है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसा रिएक्शन देती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत है और उसके साथ साथ फिर वकला तंजीमों का भी खत इसमें शामिल है और उन्होंने भी कहा है कि इस मामले को देखना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट और दीगर जो आईनी अदालतें हैं उनके जो आज़ादी है उसको रोका जा रहा है, उसको उसके ऊपर, क्योंकि वाज़े तौर पर कहा गया है कि किसी भी इस्लाम हाई कोर्ट के जज को अगर ट्रांसफ़र किया जाए और वो इनकार कर दे तो 27वीं आईनी तरमीम में आ गया है कि वो उसको उस वक़्त से जो है वो बाकायदा उसका इस्तीफ़ा समझा जाएगा, यानी कि उसको फारिग कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि वो उसको उसका वो दैट वुड बी डीम्ड टू बी कंसिडर्ड एज रिजाइंड, तो वो रेजिग्नेशन की मद में समझा जाएगा। तो किसी भी जज को, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर किसी और अदालत या आईनी अदालत में लाने की कोशिश करते हैं तो और वो अगर इनकार करते हैं तो वो उनको भी रिजाइन तस्वुर किया जाएगा। हाई कोर्ट के किसी भी जज को अगर तब्दील किया जाता है, उनका ट्रांसफर किया जाता है और वो इनकार करते हैं तो उनको भी वो जो है वो रिजाइन समझा जाएगा। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। वाडा साहब का मैंने बता दिया कि वो बाकायदा मिठाई भी लेकर आए थे सुबह सुबह सेनेट में जब ये वोटिंग होनी थी। तो एक 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी दिलचस्प बातें। एक तो ये कि बड़ा लेविश किस्म का आज हुकूमत की तरफ से सेनेट के अराकीन के लिए नाश्ता रखा गया था, जिसमें कहा जा रहा है निहारी थी, हलवा पूड़ी, चने, नान, क्रोसों भी थे और बर्गर्स भी थे, सैंडविचेस भी थे। तो एक सेनेटर साहब हैं जो कि बेसिकली सेनेटर दिनेश कुमार साहब, तो उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि जी आप तो नाश्ता करके आ रहे हैं। उन्होंने कहा हम तो पूरा सैर होकर नाश्ता करके आ रहे हैं। और दिनेश कुमार साहब ने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त नहारा था, खाया है, और फिर उन्होंने कहा कि अब अगर नमक खाया है तो नमक हलाली तो करनी पड़ेगी। तो अब हम अच्छे बच्चों की तरह, जिस तरह स्कूल में बच्चे अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, अब हम सेनेट में जाएंगे और जाके 27वीं तरमीम के हक में वोट देंगे। तो उन्होंने ये भी बताया। और एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अब ये नहीं मालूम कि सियासतदानों ने बिल्कुल सफाया कर दिया था नाश्ते का, या फिर मुझे मालूम है एक ज़माने में जिस तरह ही खाना वाना लगता था या नाश्ता लगता था बजट के ऊपर या स्पेशल इवेंट्स के ऊपर, तो जो जिनके लिए लगता था वो तो चलो जितना खाते थे, उसके बाद असेंबली का स्टाफ, सेनेट का स्टाफ जो है वो आके साफ कर देता था। लेकिन आज जो है देखा ये गया कि जिस तरह ही सेनेटर्स जो है वो नाश्ता करके निकले तो जो वीडियोस बनी वो सारी वो जो बूफे लगा हुआ था वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। तो कहा यह जा रहा है कि सियासतदान जो भी काम करते हैं सफाई से करते हैं, तो वो नाश्ता भी उन्होंने साफ कर दिया सारा, यानी कि खा गए। नाज़रीन, दूसरे एक सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब जो कि पीटीआई के सेनेटर थे, उन्होंने आज 27वीं तरमीम के हक में वोट दिया। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है।
उन्होंने इसलिए दिया, उन्होंने कहा कि जब 26वीं आईनी तरमीम आ रही थी तो उस वक्त उनकी फैमिली के लोगों को उठाया गया, उनके बच्चों को हरासा किया गया, लेकिन किसी पीटीआई के बंदे ने उनके हक में बयान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो अब पीटीआई से नाराज हैं। और दूसरी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मैं वोट अगर इस 27वीं तरमीम को वोट दे रहा हूं तो वो सिर्फ एक वजह से दे रहा हूं, और वो ये है कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को शिकस्त दी और जिस तरह एक आलमी दुनिया में पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान जो है वो एक बहुत जबरदस्त तरीके से उभरी नजर आया, उसकी वजह से मैं वोट दे रहा हूं। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में अमेरिकी सदर ने कभी भी किसी को भी इतना प्रोटोकॉल और इतना उसकी तारीफ नहीं की जितनी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की गई है। और उन्होंने कहा कि इसकी सिर्फ एक वजह है कि उन्होंने जो भारत के साथ जंग में जिस तरह वो जीते और उसकी वजह से उनको ट्रंप भी तारीफ कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि यकीनन ये बहुत बड़ी वजह है। और फिर साथ ही उन्होंने कहा, और जब पीटीआई वाले एहतजाज कर रहे थे चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के सामने आके और हुकूमती बेंचों के सामने आके इस 27वीं तरमीम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तो सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब अपनी सीट पर बैठे रहे। ये पीटीआई के सेनेटर थे, और उन्होंने फिर कहा कि जी मैं पीटीआई से रिजाइन करता हूं, और उन्होंने ये रीजंस दे दी क्योंकि जाहिर बात है पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ गए थे सेनेटर साहब, उन्होंने अब रिजाइन तो करना ही था पार्टी से। तो जिस पे यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट साहब ने कहा कि आप फिक्र ना करें, हम आपको दोबारा सेनेट इलेक्ट करवा देंगे। अब इसके हवाले से कुछ इतलात ये भी हैं कि कुछ रोज कबल ये सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी कुछ दिन पहले, हफ्ता 2 हफ्ते या महीना पहले मिले हैं या इनकी मुलाकातें हुई हैं, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बीइंग चेयरमैन ऑफ सेनेट ये नहीं कहा कि हम आपको पीपल्स पार्टी से दोबारा सेनेटर इलेक्ट करवा देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, आपने रिजाइन कर दिया पीटीआई से, हम आपको दोबारा सेनेटर इलेक्ट करवा देंगे। तो नाज़रीन, ये तो थी 27वीं तरमीम के हवाले से खबरें। अब नेशनल असेंबली से भी हो जाएगी मंजूर, और उसके बाद ये सदर के पास जाएगी, सदर इसको बाकायदा तौर पर जो है वो इसकी मंजूरी दे देंगे, और उसके बाद फिर ये गैजेट में छप जाएगा, और फिर ये पाकिस्तान के आइन का बाकायदा 27वीं तरमीम हिस्सा बन जाएगी। तो नाज़रीन, एक तो ये डेवलपमेंट थी। दूसरा जो मैंने आपको शुरू में बताया कि दिल्ली हैज रॉक्ड, आज फिर नहीं, मतलब दिल्ली में, न्यू दिल्ली जो कि भारत का कैपिटल है, दारुल खिलाफा है, वहां पे लाल किला बहुत मशहूर है, और लाल किला के तीसरे दरवाजे के सेकंड या फर्स्ट किसी एक दरवाजे के बाहर मेट्रो स्टेशन है, जो लाल किला को मुख्तलिफ दरवाजों की जो अप्रोच है वहां में से एक दरवाजे के बाहर मेट्रो स्टेशन है, जहां पे ये 3 धमाके सुने गए। अभी तक वे मुख्तलिफ इतलात हैं, कोई कहता है 1 धमाका है, कोई कहता है 3 धमाके हैं। हुआ गाड़ी के अंदर इम्प्रोवाइज बॉम्ब है, या बॉम्ब फटे हैं, या कोई गाड़ी का गैस सिलेंडर या पेट्रोल सिलेंडर फट गया है, या वो जो, क्योंकि दिल्ली में भी सुनना है कि वो गैस के जो होते हैं वो जो बड़े बड़े जो कैंस होते हैं वही रखे होते हैं गाड़ियों में। तो है तो एक घटिया सा गरीब सा मुल्क भारत, पैसा सिर्फ वो खर्च करते हैं अपनी डिफेंस पर और प्रोपेगेंडा पर, नैरेटिव बनाने में पैसा खर्च करते हैं। तो सिक्योरिटी का ये हाल है कि कैपिटल इंडिया का इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना अपने आप को जो है तुर्रम खान समझने वाले, उनके कैपिटल में धमाके, लाल किला, और ये बड़ा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, यहां पे बहुत रश होता है, बहुत लोगों का आना जाना, और ये बहुत क्राउडेड जगह है जहां पे ये धमाके हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन नंबर अभी नहीं आया। कोई कह रहा है कि 11 कैजुअलिटीज हुई हैं, कोई इससे ज्यादा भी कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि जी ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जी 8 लोग जहां बहक हुए हैं। ये कार ब्लास्ट कहा जा रहा है, कोई कह रहा है 1 कार ब्लास्ट है, कोई कह रहा है 3 कार ब्लास्ट हैं, और ये मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ
जो मेट्रो स्टेशन, जो लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन है जिसको रेड फोर्ट भी कहा जाता है, इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव प्लेस फॉर टूरिस्ट और बहुत दुनिया वहाँ पे होती है। रश वाली जगह थी जहाँ पे कह रहे हैं कि कोई 5-6 रिक्शे भी उस ब्लास्ट की वजह से जले। तो अभी तक इतलात जो हैं वो कुछ कंफर्म नहीं आ रही हैं। ये बेसिकली जो मैं बताता चलूं कि रोजाना के हिसाब से हजारों टूरिस्ट इस लाल किले को विजिट करते हैं, क्योंकि ये इसको बाकायदा ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जिसको लोग देखने आते हैं। और ये 17वीं सदी में बना था, 17th सेंचुरी में ये लाल किला बना था और इसको हजारों लोग रोजाना देखने के लिए आते हैं। और जहां पे ये इस वक्त शाम के वक्त ये हुआ, उस वक्त यकीनन शायद वो बंद हो रहा होता है, लेकिन रश वाली जगह, वहां पे खाने पीने के स्टॉल्स, रेडियां, ये वो बहुत ज्यादा होता है। और मेट्रो स्टेशन पे तो यकीनन पे और ये का एक दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 4-4.5 मील के करीब है इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि जो इंडियन पार्लियामेंट है उससे सिर्फ 4-4.5 मील के फासले पर है ये जगह जहां पे ये धमाका हुआ है। और अभी तक पुलिस को ये नहीं मालूम कि ये वजूहात क्या हैं, इस ब्लास्ट के पीछे क्या एक्चुअल कहानी क्या है। और एग्जैक्ट टाइम जो बताया जा रहा है दिल्ली का लोकल टाइम, ये 6:52 पर ये धमाके हुए हैं। इसकी डिटेल्स जिस आएंगी हम आपको अगली वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन इस पर अब नाज़रीन जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि क्या भारत पहलगाम की तरह ये इल्जाम भी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करेगा और फिर सिंदूर 2.0 जिसकी मोदी साहब बहुत शोर मचा रहे हैं, क्या वो करने की कोशिश करेंगे? तो उनको मालूम है कि सिंदूर 1 जो था उनके साथ जो हुआ, तो सिंदूर 2.0 तो पाकिस्तान पहले भी से भी ज्यादा प्रिपेयर्ड है। तो ये एक नाजायज बगैर किसी सबूत के इल्जामात लगाने की भारत कोशिश ना करे और उसके बहाने में पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश ना करे तो बेहतर है, क्योंकि इस दफा शायद 2.0 जो होगा सिंदूर, वो बिल्कुल ही सिंदूर मिटा दिया जाएगा भारत का। तो उसको ये सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।